अल्लाह का पूजन आज से शुरू हो रहा है और एक बहुत ही एक पवित्र दिन भी है आज। और मैंने सोचा आज आपके सामने दो विषय के बारे में बात करूं। पहले तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने कि 65 साल से जो यहाँ पर देश में गरीबी हटाओ का एक फॉल्स प्रॉमिस, एक एम्प्टी स्लोगन हमको सुनने को मिला था। कांग्रेस ने 65 साल से ये चलाया था और आज फैक्ट्स सामने आ रहा है कि पिछले 9 साल में 25 करोड़ भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की नीतियों के कारण दे हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी। तो 65 साल गरीबी हटाओ का ढोंग, अन्याय लोगों पर, और पिछले 9 साल, 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डट के काम के कारण, उनके नीतियों के कारण, और गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है, उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा आयरनी भी है कि जो लोग आज न्याय के बारे में या न्याय तोड़ो या न्याय जोड़ो जो भी कहते हैं, वही लोग थे जो 65 साल गरीब और गरीबी के बारे में स्लोगन करते थे। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बाद ही गरीब कल्याण का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट देखने को मिला है। आज दूसरा एक तरह से सेलिब्रेशन ये है कि आज जनवरी 16 देश में हम नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। और ये भी एक बहुत ही एक अहम ट्रांसफॉर्मेशन रहा है कि 2015 से आज तक देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 112 यूनिकॉर्न, और बहुत ही एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। और इसका मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2012 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट प्लेस किया गया था, मैंने प्लेस किया था और ये पब्लिक डोमेन में भी था, कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के 97% ऑफ नेटवर्थ 9 ग्रुप्स हैड कॉर्नर्ड इट। ये उन दिनों का बात, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल, और हमारे युवाओं को और हमारे स्टार्टअप को कैपिटल मिलने के लिए बहुत ही तकलीफ होता था। और आज हालात ये है कि ना कोई गॉडफादर, अपने बल पर, अपने इनोवेशन, अपने क्रिएटिविटी के ताकत से 1 लाख हमारे नौजवान युवा स्टार्टअप्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, जिसमें से 112 यूनिकॉर्न हैं। हमारा आज संकल्प भी है कि आने वाले 10 साल में ये जो नंबर है 10 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंचेगा और हम 10,000 यूनिकॉर्न्स देश में क्रिएट करेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 3 साल में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, अलग अलग स्पेस, अलग अलग एरियाज में जो पॉलिसीज लेकर आए हैं, यहाँ पे सब हमको स्टार्टअप्स दिखने को मिलेगा। ये एक और अन्याय और न्याय का एक एग्जाम्पल है, जहां पर 2014 से पहले स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट से ना तो सपोर्ट, ना तो फाइनेंशियल सेक्टर से कैपिटल मिलने की कोई उम्मीद। ये था रियलिटी 2014 से पहले। और आज का रियलिटी आप जानते ही हैं कि हमारे युवा शक्ति, हमारे यूथ जो है दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं। और जो भारत पहले टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर देश होता था, आज हम टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विपमेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, डिवाइसेस यहां पर बन रहा है। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि, और आपने ये पढ़ा होगा, और एक गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट आया है हाल ही में, कि भारत
$10 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक बहुत ही जल्द उनका उम्मीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो आप जानते ही हैं कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर जाते हैं हर साल, उन्होंने एक टिप्पणी भी की है कि इंडिया इज पॉइज्ड to become a $10 trillion economy over the next decade. I will just repeat this in English for those who are interested in English. Today is the day that Ram Lalan's puja commences. It is a holy day. It is a very important day for crores of Indians who believe and for whom faith is important. And today I want to share with you two very important transformations that our country has gone through. The first one is, after 65 years of empty slogans of Garibi Hatao, Prime Minister Narendra Modi ji, through his focused, hard-working, determined, corruption-free governance and Garib Kalyan policies, has lifted 25 crore Indians out of poverty. It has taken Prime Minister Narendra Modi ji and his government to reverse the anyay that Congress had played on the Indians for several decades and kept people in poverty, and it is Prime Minister Narendra Modi ji who is lifting them out of poverty. The second point I want to mention is that today is the National Startup Day. This is another segment where there has been deep, decisive transformation from almost no startups in 2014, from almost no capital available for young startups, where 97% of the Indian banking system's net worth had been cornered by 9 groups during the Congress, to now an ecosystem that is the fastest growing in the world. It is the third largest in the world and is poised to go from 1 lakh startups to 10 lakh startups and 112 unicorns to 10,000 unicorns. And the consequence of all of this, I want to share with you, is this is what the periodic labor force survey shows in terms of unemployment in this country. The graph has been a steadily declining graph. And for those in the opposition who talk about unemployment, again, I want to share one data with you, that in 2014, out of the 41 crore Indians who were in the workforce, 31 crore Indians were forced to work without skills or education. 65 साल के बाद हमारा लेगेसी, कांग्रेस का लेगेसी ये था 2014 में कि 4 भारतवासियों में 3 के पास जो काम करते थे, जो वर्कफोर्स के पार्टिसिपेंट थे, उनके पास ना तो स्किल्स थे ना एजुकेशन. इस हालत को उसमें बदलाव लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, स्किलेबिलिटी क्रिएट करना और उनको एम्प्लॉयबल बनाना भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9 साल में किया है और उसका नतीजा है this declining unemployment trend. That's it. Thank you. I don't want to respond to it because, I think it will give all of us unnecessary time spent on this. Because it is almost absurd that a person whose government in Karnataka, in just few months after it is formed, is caught with its hand in the cookie jar with crores and crores of money being looted by their corporators. Many farmers committing suicide in Karnataka after they have taken over government. And there is this image of a old Divyang lady that was on social media 2 days ago, having to drag herself back to collect her pensions because her pensions were cancelled after the Congress government came into place. And as if that was all not good enough, you also know about the infamous episode of their own Ranchi Rajya Sabha MP, out of whose multiple cupboards, multiple money has fallen out of it in a hurry to get out of the cupboard. So Rahul Gandhi lives in this Lala world, in my opinion,
where he thinks that everything that he says is predicated by nobody understanding the truth and that he can get away with these atrocious lies. He tried it in 2014, he tried it in 2019, he's trying it again today. The people of India are wise enough. They understand the truth. They understand what Rahul Gandhi's politics is about. They understand the track record of the Karnataka government and all of the Congress shenanigans in Rajasthan. And we will leave it to the people of India to decide what answer they should give to Rahul Gandhi. आनंद पांडे टीवी 9 सर राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम है ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और साथ में ये भी कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे चुनावी रंग देने का काम किया है। देखिए, राहुल गांधी जो भी सोचे, उनके गुरु सैम पिट्रोडा ने भी कुछ ऐसे टिप्पणी किया था 5-6-7 दिन पहले। वो जो भी सोचे वो सोचे। हर भारतवासी के लिए, दक्षिण में या हो उत्तर में, पश्चिम, पूरब, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है. इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर crores and hundreds of crores of Indians. राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है. इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. We have had 2 rounds of what we call Digital India dialogues with all of the intermediaries. We have drawn their attention to the current rules. We have drawn their attention for the consequences of non-compliance. We have issued an advisory, and we have also said that if we are not satisfied with the compliance, we will notify newly amended rules that are much more specific to the issue of misinformation and deepfakes in particular. So you can take it from me today that we are going to issue new amended IT rules in over the next 7 to 8 days. We need TV 18. देखिए, राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग इशू पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज़ अ हेडेक. मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं. हम सब के लिए राम मंदिर, राम, हमारा फेथ जो है बहुत ही एक आस्था का इशू है. इसमें मैं किसी के साथ जाके मंदिर में जाऊं, अकेले जाऊं, ग्रुप में जाऊं, इसमें मैं कोई फर्क देखता नहीं हूं. और मेरे आस्था का मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, और हम सब के लिए ये एक आस्था का विषय है. राहुल गांधी हमारे आस्था को डिफाइन करने चलेंगे तो बस वो तो उनका ही एक प्रयास रहेगा, असफल होगा. हम अपने आस्था के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. व्हाट इज आवर फेथ, व्हाट इज आवर बिलीफ, एंड आई सर्टनली डोंट रिक्वायर राहुल गांधी टू इंटरप्रेट how I should practice my faith and how I should practice my belief in my God. No, I said, and if you just follow what I've been saying, I said the rules already, the current rules already provide for prohibition of misinformation and therefore deepfakes. No, one second, let me finish. And I also said that we are prescribing some things for the intermediaries to do, including terms of use amendment. That prescription is not there in the rules. If it is not enough after the government suggests through an advisory what amendments have to be done to their terms of use, we will then embed that explicitly in the rules
saying that this should be done by you to comply with the rules. And which is why I said, we will wait for the advisory, we will see the compliance of the advisory. If we find that there is still some non-compliance or partial compliance, we will follow it up and notify new rules, which we are now going to do. ऐश्वर्या पालीवाल इंडिया टुडे। You have been speaking about the fact that temple is a great matter, but we have seen Congress over the past 10 years has been becoming politics. Again, a statement has come from Rahul Gandhi. They are saying that this is just a BJP RSS meeting. Do you think what he is saying is true? What he is saying Of course not. Look, nobody in this country even remotely believes that is true. Rahul Gandhi would like you to believe that the faith of 120 crore Indians, or at least the Hindus amongst those Indians, is a matter that can be manipulated by somebody. It is not. My faith, or indeed anybody's faith today about Shri Ram, or indeed in Kerala, Guru Ayurappan, is a matter that we believe in. It has been the case so many years, it has been the case, it will be the case for the rest of our lives. So it is for Rahul Gandhi to live in this make-believe world where he thinks that our faith is something that is manipulated by somebody else. If he wants to believe that, he is free to believe it. But we all know that is not the case. Hundreds and thousands and lakhs and crores of Indians are going to make a beeline, not today, if not today, at some point in their lives, to Ram Mandir in Ayodhya. They will do that not because of anything else except for a deep faith that they have in the God that they worship. And I think that is the fact, that is the reality. Some people will live in denial of it. More power to them. कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व नहीं जा रहा राम मंदिर का, लेकिन डीके शिव कुमार जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके नेतृत्व में धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। उसको आप किस तरह? अच्छा है, और भी लोग जाएं, कांग्रेस के लोग जाएं, थोड़ा पुण्य उण्य के बारे में सीख लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। सर मेरा सवाल यही है, जैसे चुनाव नजदीक आ गए लोकसभा चुनाव, हाँ जी, और ठीक ठाक पे बहुत अच्छा काम भी कर रही सरकार हमारी, लेकिन देखा गया है कि पिछले कुछ चुनाव में विदेशों में हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड बन गया है, तो अपने जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था है, फिल्ट्रेशन का कोई व्यवस्था कि देख वाला है बहुत वीडियो नहीं जाए फिल्टर हो जाए कुछ। देखिए, हमने बड़े साफ रूप से कहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीप फेक्स को निकालना, डिटेक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेटफॉर्म्स का। वो अपने प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे कोई भी व्यक्ति को ना आने दे या अकाउंट ना चलाने दे जो उस प्लेटफॉर्म को मिसयूज कर रहा है थ्रू डीप फेक्स और एनीथिंग एल्स। ये एक कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म का है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में वे चूकते हैं, सरकार विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये कोई क्या कहते हैं, बेस्ट एफर्ट बेसिस से चलने वाला चीज नहीं है। ये सब इलीगैलिटीज हैं, ये हार्म्स हैं, ये हार्म्स आपके प्लेटफॉर्म्स में नहीं होने चाहिए। 11 टाइप्स ऑफ हार्म्स हैं जो हमने एक्सप्लिसिटली रूल्स में डाले हैं। आपके प्लेटफॉर्म्स में कोई भी यूजर ऐसे कंटेंट ना डाले। सीसैम, जैसे आपको मालूम ही है, रिसेंटली सीसैम एक कोई पत्रकार ने एक्सपोज किया था, एक मैसेंजर प्लेटफॉर्म में काफी सारे सीसैम थे। हमने बहुत सख्ती से भी रिस्पॉन्डेड, और हमने ये भी कहा कि अगर हम देखते हैं कि आप ऐसे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसे कंटेंट को फिर भी आप डाल रहे हैं, हम देश में उस प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर देंगे। तो हम उस तक जाने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई प्लेटफॉर्म सोचता है कि हम डीप फेक्स के लिए रेगुलेशन नहीं करें, डीप फेक्स नहीं टेक डाउन करें, डीप फेक्स के लिए हम कैजुअली डील करेंगे, हमारे पास हथियार हैं कि लोगों के भलाई के लिए हम प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर लेंगे। അല്ല, കേരളയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കേരളയിൽ പോകും, 2 പ്രാവശ്യം പോകുന്നു, അത് നമുക്ക് നല്ല സാധനമല്ലേ അത് പോകുന്നത്. അതിപ്പോ ലോക്സഭയിലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി മാത്രം നോക്കണ്ട. ഇന്ന് നാളെ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിനല്ലേ പോകുന്നത്. അത് കല്യാണത്തിൽ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡു ലോക്സഭ ക്യാമ്പയിനിങ്. അതുകൊണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കേരളയ്ക്കും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്
സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം, ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ കൊണ്ടുവരണം, അവിടെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരണം, അതെല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു. അതിനിപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ 10 പ്രാവശ്യം പോയാലും 5 പ്രാവശ്യം പോയാലും നല്ലതല്ലേ, നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി ഐ ഡോണ്ട് നോ, സോ ഐ കനോട്ട് കമന്റ്. What is the first question? DPD rules will be put out for consultation soon. It is a little behind schedule because of my own travel preoccupations and so on and so forth. But sometime this month it should be out there for consultation. And the consultation will be about a month's time. And because the elections are coming up, whether it will be notified before elections or not, I cannot predict that. On the issue of semiconductor, आपने सुना ही होगा कि गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में टाटाज ने भी अनाउंस किया है कि दे आर स्टार्टिंग अप फैब. इस माइक्रोन की इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ है देश में इन्वेस्टमेंट करने का, और हमारे सामने एटलीस्ट 2 फैब के प्रपोजल, 4 ओसैट के प्रपोजल और 3 कंपाउंड फैब के प्रपोजल आए हैं. बड़े सीरियस, बड़े हाई क्वालिटी प्रपोजल्स, और उसका एनालिसिस चल रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. आप उनसे पूछे ना, मैं